तो हम यहाँ पे अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसके जस्ट पहले अभी देखिए हमने बात किया था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? इट प्रूव्स दैट द फ्लोएम इज द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसलोकेशन एंड दिस ट्रांसलोकेशन अकर्स इन यूनिडायरेक्शनली मैनर, मतलब फ्रॉम सूट टू रूट। इस डायग्राम में ना एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। अच्छा, एक बात ये भी है कि मोनोकॉट्स में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मोनोकॉट का प्लांट है तो उसमें हम गर्डलिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट में बेटा आपने एनाटॉमी पढ़ा है, मोनोकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होता है, याद है ना, पूरे स्टेम में फैला रहता है, स्कैटर्ड होता है, तो हम मोनोकॉट में गर्डलिंग नहीं कर पाते हैं। डाइकॉट में फैला थोड़ी ना होता है, रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है, याद है आपको ना। और जबकि मोनोकॉट में पूरे स्टेम में फैला रहता है, स्कैटर्ड होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द मल्टी स्टेप एंजाइम कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी रिलीज्ड स्लोली इन स्टेप वाइज मैनर इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस बाय ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है बेटा? रेस्पिरेशन में जो फूड हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, जो फूड हम खाते हैं, तो फूड से हमको एनर्जी मिलता है। कैसे? जो फूड हम खाते हैं तो फूड का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जब फूड का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी निकलता है। फूड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी रहा होगा वो एनर्जी निकलेगा, और उसी एनर्जी को यूज करके ना जो सेल होता है एटीपी बना लेता है। एटीपी एनर्जी करेंसी होता है, यूनिवर्सली करेंसी होता है, क्योंकि हर सेल के पास एटीपी होता है। तो एटीपी वहीं पे सिंथेसिस होता है, और वही एटीपी होता है जो डेली एक्टिविटीज में यूज होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें भी एनर्जी लग रहा है, आप पढ़ रहे हो उसमें भी एनर्जी लग रहा है, लिख रहे हो उसमें भी एनर्जी लग रहा है, खा रहे हो, डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, रो रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं हर जगह आप देखोगे एनर्जी लग ही रहा है ना। तो वही एटीपी रहेगा रेस्पिरेशन से जो बनता है, वही बॉडी के जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करता है, डेली एक्टिविटीज़ को। तो वही हमने बोला है। और एनर्जी कहाँ से रिलीज होगा? फूड को खाने से एनर्जी कैसे मिलता है? एनर्जी रिलीज स्लोली, एक ही स्टेप में सारा एनर्जी नहीं निकलता है, आराम आराम से निकलता है इन स्टेप वाइज मैनर, और हर एक स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व रहता है। एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। एंजाइम इन्वॉल्व होता है बाय ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। फूड का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है जब वो टूटता है तो एनर्जी निकलता है स्लोली, मतलब पूरे स्टेप में एनर्जी एक ही स्टेप में नहीं निकलता है। जैसे देखो ग्लाइकोलिसिस पढ़े, ग्लाइकोलिसिस में देखिए, ग्लाइकोलिसिस में हर 10 स्टेप है, हर स्टेप पे एनर्जी थोड़ी ना निकलता है, 2 स्टेप में एनर्जी खर्च भी हुआ है, और जाहिर सी बात है 2 स्टेप में एनर्जी मिला भी है आपको ना। तो एनर्जी हर एक स्टेप में रिलीज नहीं होता है, तो स्टेप वाइज मैनर में निकलता है इन एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन स्लोली। ठीक है, तो आप देखिए रेस्पिरेशन और कंब्यूशन दोनों में डिफरेंस हम बताए हैं। रेस्पिरेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कंब्यूशन मतलब बर्निंग करना, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, कंब्यूशन नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। कंब्यूशन में कोई एंजाइम नहीं होता। कंब्यूशन में टेम्परेचर इतना हाई होता है एंजाइम बढ़ जाएगा यार, जल जाएगा, एंजाइम बर्न कर जाएगा। कहाँ? एंजाइम प्रोटीन है, डिनेचर हो जाएगा ना। एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्लस हीट। रेस्पिरेशन में एनर्जी एटीपी और हीट के फॉर्म में निकलता है। कंब्यूशन में ओनली हीट, एटीपी नहीं, केवल हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलता है। कंब्यूशन में ओनली हीट। अब हम यहाँ पे बात की है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? ध्यान से सुनना, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? एक्चुअल में हम बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कॉल्ड रेस्पिरेशन। जिस फूड मटेरियल्स का, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या जिस फूड मटेरियल्स का रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। द फूड मटेरियल्स टू बी ऑक्सीडाइज्ड या ब्रेकडाउन इन रेस्पिरेशन कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सेल रेस्पिरेशन के लिए जिस फूड मटेरियल का यूज करता है उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो सबस्ट्रेट प्रेफरेंस सीक्वेंस, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रेफरेंस सीक्वेंस मतलब
सेल का प्रेफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो सेल तो किसी को भी यूज कर सकता है चारों में, लेकिन बताना सेल सबसे पहले किसको यूज करना चाहेगा, उसका प्रेफरेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ठंडी का मौसम रहे, एकदम कड़क ठंडी पड़ता रहे, और आपके सामने गर्मा गर्म कॉफ़ी रख दिया जाए और एकदम ठंडा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक रख दिया जाए, तो आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा, आपका चॉइस क्या होगा, प्रेफरेंस क्या होगा। जाहिर सी बात है गर्म कॉफ़ी, जो कॉफ़ी होगा, हॉट कॉफ़ी होगा, वो आपका पहला प्रेफरेंस होगा, चॉइस होगा। वही चीज़ है कि चार चीज़ें हैं, ये सबस्ट्रेट है। सेल सबसे पहले किसको यूज करना चाहेगा, रेस्पिरेशन में किसको ब्रेक डाउन करना चाहेगा। सबसे पहला चॉइस है कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद फैट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। फैट्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये पहला चॉइस है। फैट उसके बाद का चॉइस है, सेकंड चॉइस है। एक बात बताएं आपको, ध्यान से सुनना ये बात, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर सेल तोड़े, रेस्पिरेशन में यूज करे एज ए सबस्ट्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग ऑलमोस्ट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। 4.2 किलो कैलोरी ऑलमोस्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। 1 ग्राम फैट के ब्रेकडाउन से मोर देन 9, ध्यान देना, मोर देन 9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से, फैट से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.5 के आसपास मान लो आप, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से भी डबल एनर्जी मिलता है फैट से। तो एक बार बताइए, फैट्स आर एनर्जी रिच, फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2, 1 ग्राम फैट से मोर देन 9 किलो कैलोरी एनर्जी। तो एक बार बताइए, फिर भी सेल सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को क्यों प्रीफर कर रहा है, वाई नॉट द फैट्स, वाई द फैट्स आर नॉट फर्स्ट चॉइस, फैट्स आर नॉट फर्स्ट चॉइस, क्यों, जबकि एनर्जी तो उससे सबसे ज़्यादा मिल रहा है सेल को। इसका एक एक्सप्लेनेशन है, रीजन है। रीजन ये है बेटा, एक बेसिक चीज़ है, पहले सुन लो, उसके बाद आप ये लिखना। अगर कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी सब्सटेंस है जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन सन का पार्ट है, एनर्जी मिलता है। किसी भी सबस्ट्रेट में जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन होगा, वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी देगा अपॉन इट्स ब्रेकडाउन। लेकिन उसमें हाइड्रोजन, उसमें ऑक्सीजन उतना ही कम होगा। ध्यान देना, हाइड्रोजन रिच है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने की वजह से वो आसानी से उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम है। तो उसको तोड़ने के लिए बाहर से एक्सटर्नल ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इतना ऑक्सीजन होना भी चाहिए सेल के पास ना। यही केस फैट के साथ में है। फैट जो होता है ना, देखिए फैट हाइड्रोजन रिच है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन कम है इसमें, तो आसानी से टूटेगा नहीं, और इसको तोड़ने में बाहर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। सो नॉट यहाँ पे हमने लिखा है, सो नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजिली, सो नॉट द फर्स्ट चॉइस एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऑल्दो ये एनर्जी रिच है, बट ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने की वजह से, एनर्जी रिच है बिकॉज हाइड्रोजन रिच है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने की वजह से इट इज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, इट कंज्यूम्स मोर ऑक्सीजन एक्सटर्नली अपॉन इन इट्स ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई फैट्स आर नॉट फर्स्ट चॉइस। जो कार्बोहाइड्रेट होता है फर्स्ट चॉइस है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि बड़े आसानी से टूट जाता है यार। हाइड्रोजन डेफिशिएंट है बट ऑक्सीजन रिच है एज कंपेयर टू द फैट्स, दस इजिली ऑक्सीडाइज्ड। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार ये बहुत जल्दी से एनर्जी तोड़ के टूटने पे दे देता है ना। आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, तुरंत एनर्जी मिलने लगता है, क्यों, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन रिच होता है, आसानी से टूट जाता है, इजीली टूट जाता है। इसलिए दैट्स वाई सेल सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज करना चाहता है, उसके बाद फैट को यूज करना चाहता है ना। आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेशन दो टाइप का है, बेसिस है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है, इसके बेसिस पे रेस्पिरेशन बेटा आप देखिए दो टाइप का है।
एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता है। एनारोबिक में ऑक्सीजन नॉट यूटिलाइज्ड। एरोबिक में ना क्योंकि ऑक्सीजन है तो फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एनारोबिक में फूड का। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम निकलेगा। तो कॉमन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन हायर प्लांट और एनिमल में कॉमन है, हालांकि होने का तो अदर में भी होता लेकिन इनमें बहुत कॉमन है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉमन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही कॉमन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ C6H12O6 प्लस 6O2, 6O2 कंज्यूम हुआ एक ग्लूकोज के लिए, 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 भी निकला H2O भी निकला, बराबर बराबर 1:1 के रेशियो में दोनों निकला, प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, इतना निकला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल हो गया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। दो टाइप का पढ़ोगे, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो टाइप का। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये C2H5OH मतलब इथेनॉल बनेगा 2 मॉलिक्यूल, प्लस 2 CO2 निकलेगा, प्लस 2 ATP बनेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे लैक्टिक एसिड के, 2C3H6O3 प्लस 2 ATP मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ 2 ATP ही मिलता है बस, क्योंकि फूड का इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। सारे बॉन्ड टूटेंगे नहीं, एनर्जी निकलेगा नहीं पूरा, तो एनर्जी तो कम ही बनेगा ना। और यहाँ पे आप देखेंगे ना 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है आपको, 36 से 38 ATP, मतलब इसमें आप देखेंगे ना 36 से 38 इतना ATP मिलेगा, 36 to 38 ATP, 36 to 38 ATP मिलेगा, 36 से 38। और यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मिलता है बस, जो एनारोबिक वाला होता है ना, यहाँ पे ओनली 2 ATP मिलता है। तो ये एरोबिक और एनारोबिक बता दिए हम। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन देखिए, 2 टाइप का है, बेसिस है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। सब्सट्रेट के बेसिस पर रेस्पिरेशन 2 टाइप का है, क्या क्या? फ्लोटिंग टाइप और प्रोटोप्लाज्मिक टाइप। फ्लोटिंग टाइप में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड एज सब्सट्रेट। जब फैट और कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ रहा होगा रेस्पिरेशन में, एज अ सब्सट्रेट सेल यूज किया होगा, उसको बोलेंगे फ्लोटिंग टाइप। और प्रोटोप्लाज्मिक टाइप तब बोलेंगे जब प्रोटीन्स यूज्ड एज सब्सट्रेट, जब सेल एज अ प्रोटीन यूज किया होगा सब्सट्रेट को, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में ये हो गया। अब हम पहुंचते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन होना या स्प्लिटिंग होना। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP का मतलब होता है एम्बेडन मेयर हाफ पर्नस पाथवे। एम्बेडन मेयर हाफ पर्नस पाथवे, जो इसके डिस्कवरर थे, जिन्होंने ये पाथवे दिया था, उनके नाम पे ये पड़ा है EMP पाथवे। तो EMP पाथवे ग्लाइकोलिसिस का साइट क्या है? साइटोप्लाज्म होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल में होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोलिसिस का कहानी ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, जिससे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मतलब 3 6 कार्बन आपको मिल जाएगा। 6 कार्बन लेके चलेंगे, लास्ट में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब 6 कार्बन आपको लास्ट में मिल भी जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, मतलब ये पूरी तरीके से एनारोबिक प्रोसेस होता है। तो एनारोबिक प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये एनारोबिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना, ये प्रोसेस तो एनारोबिक है, लेकिन होता ये सब में है, चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, ग्लाइकोलिसिस सब में होता है। ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस सब में होता है। तो हमने क्या लिखा है? एनारोबिक प्रोसेस
अकर्स इन बोथ एरोब्स एंड एनारोब्स। होता ये सब में है, चाहे एरोब हो या एनारोब हो, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सब में ग्लाइकोलिसिस होता है दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ध्यान देना, फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो। लेकिन ये खुद ग्लाइकोलिसिस किस टाइप का प्रोसेस है? खुद ये एनारोबिक प्रोसेस है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, CO2 रिलीज नहीं होगा, कहीं भी नहीं ऐसा होगा। तो एनारोबिक प्रोसेस अकर्स इन बोथ एरोब्स एंड एनारोब्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन enzymatic machinery to partially oxidize glucose in 2 molecules of pyruvic acid, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, इसका मतलब ये है दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करा सके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। मतलब ग्लाइकोलिसिस कराने वाले और एंजाइम्स दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। मतलब सब में ग्लाइकोलिसिस होना है। फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, मतलब ध्यान देना, एक हिंदी में स्टेटमेंट बोले हैं, ध्यान से सुनना। एरोबिक हो या एनारोबिक, एरोबिक हो या एनारोबिक, जिसमें भी जिंदगानी है, जिंदगानी मतलब लाइफ, एरोबिक हो या एनारोबिक जिसमें भी जिंदगानी है, ग्लाइकोलिसिस सबकी कहानी है, सब में ग्लाइकोलिसिस होना है। तो ये बताना, कहानी ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। ग्लूकोज कहाँ से आ गया भाई सेल के अंदर? ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, ये सुक्रोज से डिराइव्ड होता है। और एनी अदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च है या अदर कार्बोहाइड्रेट है स्टोर्ड है जो सेल के अंदर, उससे डिराइव्ड होता है। और सुक्रोज कहाँ से आया? एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तब सुक्रोज मिल जाएगा, उसको ग्लूकोज मिल जाएगा। और हम लोगों में एनिमल सेल में कैसे आ जाएगा ग्लूकोज? खाना खाओगे, फूड खाओगे, उससे सेल को ग्लूकोज मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। all the carbohydrates are firstly converted in glucose and then enter in respiration। मतलब जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में यूज नहीं हो जाएगा, उसका कन्वर्जन पहले ग्लूकोज में होगा, तब वो ग्लाइकोलिसिस में एंट्री मारेगा। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये, जैसे आप देखिए मान लीजिए ये सुक्रोज है, तो एक एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा जिसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम, इसका ब्रेकडाउन कराएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब ये जो ग्लूकोज है ये एंट्री कर जाएगा, एंटर इन रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस में एंट्री कर जाएगा, रेस्पिरेशन में यूज होगा। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है रेस्पिरेशन में यूज होना है ना, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा ग्लूकोज में। आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो उसको ना पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो एक जगह हमने लिखा है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 6 कार्बन है, हेक्सो शुगर है, इससे पायरुविक एसिड के ना, पायरुविक एसिड ट्रायोज है ये ना, ये 3 कार्बन है, ट्रायोज है ये हेक्सो शुगर है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये कोई शुगर नहीं है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो 6 कार्बन लेके चले थे, 6 कार्बन आपको मिल जाएगा। और इसका इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा और ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। तो एनारोबिक प्रोसेस है, तो एनारोबिक होता है तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। साइट पता है आपको, साइटोप्लाज्म में होता है ना। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाएंगे। ये ग्लूकोज आप लेके चले थे, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। टोटल 10 रिएक्शन है। तो यहाँ पे फिर हम बेटा ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल आप देखिए, टोटल 10 रिएक्शंस आपके सामने है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 रिएक्शन होता है। पहले स्टेप वाइज में आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लिखिएगा, ठीक है? नहीं आप समझ नहीं पाओगे। टोटल हमने लिखा है यहाँ पे 10 रिएक्शंस, ठीक है? टोटल 10 रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस में। तो आप देखिए, स्टार्ट होता है कहानी ग्लूकोज से। 6 कार्बन लेके हम चले हैं। ग्लूकोज कहाँ से आया?
ग्लूकोज स्टोर्ड फूड होता, मतलब जो स्टोर्ड फूड है उसके ब्रेकडाउन से ग्लूकोज मिला प्लांट को, और या फिर सुक्रोज से मिला। सुक्रोज क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके ब्रेकडाउन से आया। एनिमल सेल में फूड के कंजम्पशन से आता है। तो देखिए ग्लूकोज है 6 कार्बन, एक एंजाइम काम करेगा हेक्सोकाइनेज। एक चीज़ आपको बता दें, जो काइनेज एंजाइम होता है ना, काइनेज एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करना इधर उधर, और ये आप देखेंगे मैग्नीशियम आयन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। काइनेज जहाँ भी होता है वहाँ पे एटीपी आप समझ लेने, या तो बनने वाला है या फिर एटीपी टूटने वाला है, खर्च होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी करेंसी कंजम्पशन पे फेज या एक्टिवेशन फेज बोलते हैं इसको। ये तैयारी वाला फेज है, और यहाँ एनर्जी करेंसी मतलब एटीपी यहाँ खर्च होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक एटीपी खर्च होगा। तो आप देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा? ये मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट होता है। एटीपी है, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप होगा, 3 फॉस्फेट है ना, ट्राइफॉस्फेट, जो थर्ड फॉस्फेट होगा उससे थर्ड फॉस्फेट को निकाल देगा, हटा देगा। तो ट्राइफॉस्फेट क्या रह जाएगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाएगा। और जो तीसरा फॉस्फेट है उसको ले जाके ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे ऐड कर देगा। हेक्सो मतलब 6, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लेगा? एटीपी से जो तीसरा फॉस्फेट है वो लेगा। तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है, और इसके कार्बन नंबर 6 पे देखो ग्लूकोज 6 मतलब कार्बन का पोजीशन दिखा रहा है, कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है। अब एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है हेक्सो आइसोमरेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन करा देगा, जिससे बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसी का आइसोमर बन गया। इसमें भी 6 कार्बन है। अब एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ध्यान देना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को बोलते हैं। ये मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट है। ये भी काइनेज जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है। तो देखिए ये भी क्या करेगा? एटीपी तोड़ेगा। एटीपी का एक फॉस्फेट ले लेगा, तीसरा वाला एडीपी रह गया। तीसरा वाला मतलब गामा फॉस्फेट जो होता है, तीसरा अल्फा बीटा गामा 3 होता है। जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है वो एटीपी का ब्रेकडाउन करा देगा। एडीपी में तीसरा फॉस्फेट जो मिला उसको, जो 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसके कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा। तो देखिए 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था ही, अब कार्बन नंबर 1 पे भी लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए इसमें ना, तो 2 एटीपी टूटा है, 2 फॉस्फेट आ गया। ये जो PFK एंजाइम होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, आप नोट्स में कहीं लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम। ध्यान देना, पेस मेकर एंजाइम या रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ध्यान देना, पेस मेकर एंजाइम या रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है इसको। ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। तो आप देखिए ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। अब इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है एल्डोलेज। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज कराता है। तो इसमें भी 6 कार्बन है। तो एल्डोलेज क्या करेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ब्रेकडाउन करेगा और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना देंगे। ये 6 कार्बन का शुगर था, हेक्सोज शुगर था। हेक्सोज को 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज शुगर में कन्वर्ट करा देगा। तो देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ और 3 कार्बन का एक शुगर बन गया, और यहाँ भी 3 कार्बन का एक शुगर बन गया। और क्योंकि इसमें फॉस्फेट भी है, 3 कार्बन शुगर को बोलते हैं ट्रायोज, और फॉस्फेट है इसलिए बोल दिया इसको ट्रायोज फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से आपको मिला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल प्लस डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल। 3 कार्बन के आपको एक मॉलिक्यूल मिल गया, 6 कार्बन आपको मिल गए अभी तक। तो DHAP भी लिखा जाता है। अब बेटा होता क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको कैटलाइज करता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। मतलब आप देखेंगे DHAP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
DHAP में भी कन्वर्ट हो सकता है, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन होता है। लेकिन जो DHAP है, DHAP ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कम कन्वर्ट होता है DHAP में। यही वजह है कि आगे का जितना भी प्रोसेस है इसके नीचे से लिखा जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नीचे से लिखा जाता है, यहाँ से नहीं लिखा जाता। और यहाँ से देखिए 2-2 मॉलिक्यूल लेना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ से आप देखेंगे बेटा 2-2 मॉलिक्यूल लेना हम शुरू कर देते हैं। ये देखिए 2-2 मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन का एक DHAP भी तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, ये 97% इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सिर्फ 3% इसमें कन्वर्ट होता है। यही इसीलिए यहाँ से ना 2-2 मॉलिक्यूल लेना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, 3 कार्बन का ट्रायोज फॉस्फेट है। अब एक अच्छा, यहाँ से ना पे ऑफ फेज स्टार्ट हो जाता है। पे ऑफ फेज मतलब यहाँ से ATP मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो देखो खर्च हो रहा था, कंजम्पशन फेज था। यहाँ से ना पे ऑफ फेज मतलब आपने खर्च किया है तो आपको मिलेगा भी, यहाँ से मिलने वाला फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, डिहाइड्रोजिनेज। इसका पूरा नाम क्या है आप नोट कर लो, यहाँ जगह नहीं था इसलिए पूरा नाम हमने नहीं लिखा है। इस एंजाइम का पूरा नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा और डिहाइड्रोजिनेशन कराता है। ये एक्चुअल में NAD प्लस है ये, तो आप देखेंगे इसमें बेटा ये 2 NAD प्लस है। NAD क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका यहाँ पे देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो NAD प्लस से NADH2 बन जाएगा, 2 NAD से 2 NADH2 बन जाएगा, और 2 NADH प्लस 2H प्लस लिखा है, शॉर्ट में हम लिखते हैं 2 NADH2, ये बन जाएगा। और एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे 2H3PO4 भी ऐड हो रहा है, यही हाइड्रोजन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। और क्या बना है यहाँ पे प्रोडक्ट? 2 मॉलिक्यूल बना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये फॉस्फेट ग्रुप भी दे रहा है। ये जो आप यहाँ पे देखिए ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट था 3rd कार्बन पे, लेकिन H3PO4 ये फॉस्फेट ग्रुप डोनेट भी करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। मतलब 3rd कार्बन पे पहले ही फॉस्फेट था, अब कार्बन नंबर 1 पे भी आ जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब यहाँ का स्टेप हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट एंजाइम है। तो ये क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल बना देगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। और यहाँ पे बेटा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा कि 2 ADP से 2 ATP यहाँ पे बनेगा, 2 ATP, और यहाँ पे ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है 2 फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होगा। तो ये बताओ फॉस्फेट आएगा कहाँ से? फॉस्फेट यहीं से आएगा, ये है नहीं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास ना, तो इसी के फॉस्फेट को, सबस्ट्रेट के फॉस्फेट को एंजाइम निकाल लेगा और उसको ADP को दे देगा। ये फॉस्फेट इसी का है, तो ये जो एंजाइम है काइनेज एंजाइम, इसके फॉस्फेट ग्रुप को निकाल के ADP को ट्रांसफर कर देगा, ATP बन जाएगा। और जो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो क्या रहेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो कार्बन नंबर 1 था उसका फॉस्फेट तो ADP को एंजाइम ने ट्रांसफर कर दिया। अब बन गया 2 मॉलिक्यूल बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ये भी ट्रायोज फॉस्फेट है, 3 कार्बन का शुगर है और इसमें फॉस्फेट लगा है। अब एक एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, म्यूटा रोटेशन होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इससे बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट के, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट के, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन जाएंगे, 3 कार्बन का ये भी। अब एक एंजाइम काम करेगा इनोलेज एंजाइम, मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट है, इससे वाटर निकाल देगा और जब वाटर निकाल देगा तो बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP बन गया, 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल बना है। अब इस पर एक एंजाइम काम करेगा अंतिम स्टेप पे, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम करेगा, ये भी मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम दोनों डिपेंडेंट होता है। और बेटा यहाँ भी आप देखेंगे
काइनेज है, दो एडीपी से दो मॉलिक्यूल एटीपी का बन जाएगा। यहाँ भी एटीपी बना, यहाँ भी एटीपी बना था, इधर जगह नहीं है, नहीं तो हम इधर ही लिख देते। तो फाइनली दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाते हैं फॉस्फोनिल पायरुवेट से। ये की या मेन प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, की या मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आप देखिए, आपको एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ है, यहाँ पे एटीपी से टूट के एडीपी बन रहा था, यहाँ पे एडीपी से एटीपी बन रहा था। ध्यान देना, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था एटीपी का और यहाँ एटीपी का कंजम्पशन हो रहा था, खर्च हो रहा था। तो टोटल 10 रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ जहाँ पे एंजाइम है वो एक एक रिएक्शन है। आप ये देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसको हम हटा देंगे अभी। तो आप बताइए, ओवरऑल एक एटीपी खर्च हुआ, 2 एटीपी खर्च हुआ। ओवरऑल 2 एटीपी खर्च हुआ है, आपको मिला कितना है? 2 एटीपी और 2 एटीपी, मतलब 4 एटीपी मिला है, 2 एटीपी खर्च हुआ है। मतलब नेट डायरेक्टली एटीपी आपको कितना मिला है? 2 एटीपी का गेन हुआ है ना। और साथ में आपको 2 NADH2 मिला है साथ में। ध्यान देना, 2 NADH2 भी मिला है आपको। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम हटा देंगे ना, नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का प्रोड्यूस हुआ है, लास्ट में 4 एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, 2 एटीपी खर्च हुआ है। 4 रुपए आपको मिले, 2 रुपए खर्च हो गए, तो डायरेक्टली कितना आपको नेट कितना मिला? 2 एटीपी का नेट डायरेक्ट गेन है। डायरेक्ट गेन क्यों बोला अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। 2 एटीपी आपको नेट मिला डायरेक्टली, प्लस साथ में एक बार बताओ, 2 NADH2 भी तो मिला था जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था। तो एक NADH2 से ETS में 3 ATP बनता है। तो 2 NADH2 है तो कितना ATP बनेगा? 2 NADH2 है तो 6 ATP आपको मिल जाएगा ETS में। मतलब 6 ATP ये प्लस 2 ATP ये, 6 2 8 ATP आपको मिल जाएगा ओवरऑल। तो ओवरऑल 2 ATP का डायरेक्ट गेन है, 6 ATP का इनडायरेक्ट गेन है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली तो आपको NADH2 मिल रहा है ना, NADH2 से बाद में वहाँ जाके ATP बनेगा, इसलिए इसको हमने इनडायरेक्ट लिखा है। तो ओवरऑल 6 2 8 ATP आपको ग्लाइकोलिसिस से मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एटीपी का क्या मतलब है, यहाँ पे हम बता रखे हैं। देखना, एटीपी कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड्स। देयर आर 2 मेथड्स बाय विच ए सेल कैन सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी के सिंथेसिस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ध्यान देना, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी जो बन रहा है इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से सेल एटीपी बना सकता है। एक तो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP के थ्रू, दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ETS के थ्रू। तो आप देखिए, अगर SLP होता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस, मतलब उसी रिएक्शन में ही आपको एटीपी मिल रहा है। SLP क्या है? फॉस्फेट ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज ट्रांसफर्ड टू ADP और GDP टू प्रोड्यूस ATP या GTP। तो बेटा SLP अभी हम दिखाए तो थे, देखिए ना, पे ऑफ फेज में, अभी ग्लाइकोलिसिस में पे ऑफ फेज में जहाँ पे 2 जगह देखिए काइनेज एंजाइम काम कर रहा था, ग्लिसरेट काइनेज और फॉस्फोनिल पायरुवेट काइनेज, जहाँ पे ADP से ATP बन रहा था। तो आप बताइए, जो सबस्ट्रेट नहीं था, जैसे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो था, तो ग्लिसरेट काइनेज ने उसका एक फॉस्फेट निकाल लिया, फर्स्ट वाला कार्बन वाला, और उसको ADP को दे दिया। तो ADP से क्या बन गया? ATP बन गया ना। और उधर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या रह गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया। तो आप वही तो हुआ, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू ADP। तो क्या बन गया था? ATP बन गया था। तो डायरेक्ट ATP सिंथेसिस बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस है, ETS के थ्रू होगा। जैसे हम दिखाए नहीं कि 2 NADH2 बना है, अब इसको यहाँ से ETS में भेजा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ोगे, जिससे जाके ATP बनेगा। तो ये इनडायरेक्ट ATP है। डायरेक्टली तो आपको ग्लाइकोलिसिस में NADH2 मिला है ना, ATP तो डायरेक्टली आपको फाइनली नेट 2 ही मिला था। तो 2 ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो NADH2 और FADH2 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स,
रिड्यूस को एंजाइम बोलते हैं NADH2 FADH2 के, इसके ब्रेकडाउन से जो ATP मिलेगा, तो एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP मिलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 था, तो इससे कितना 6 ATP मिल जाएगा ना, तो 6 ATP इनडायरेक्टली, 2 ATP डायरेक्टली, ओवरऑल 8 ATP का गेन होता है। ठीक है, 8, 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। हम बताएंगे आपको सटल सिस्टम के बारे में, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए आप इसको, फिर आगे हम और भी बात करते हैं। अब आएगा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्या है अभी हम बात करने वाले हैं, आप इसको लिख लीजिए पहले। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हम बात करते हैं फेट ऑफ पायरुवेट के बारे में। फेट ऑफ पायरुवेट का मतलब क्या है? फेट मतलब किस्मत। अब एक बार बताइए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन कट का मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। जाहिर सी बात है, एनारोबिक होगा तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये तो दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो। लेकिन अब जब पायरुविक एसिड बन गया है ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, जब ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बन गया, अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, इस पायरुविक एसिड के किस्मत में क्या लिखा है, इसका फेट क्या है, वही हम बात करें। अब इस पायरुविक एसिड का होगा क्या? एरोबिक में भी बन गया है सेल के अंदर, एनारोबिक में भी बन गया है। अब इस ग्लाइकोलिसिस का क्या होगा, सेल इसको क्या करेगा? तो ध्यान देना, इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, इसका फेट क्या है, ये डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है। मतलब ये पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, इफ ऑक्सीजन अवेलेबल, तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा पायरुविक एसिड का, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा बेटा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O बनेगा। हम अभी बताए थे कुछ देर पहले, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 या 38 ATP, दो में से एक बनेगा। 36 से 38 क्यों लिखते हैं, दो का डिफरेंस क्यों रहता है हमेशा? वो डिपेंड करता है सटल सिस्टम के ऊपर, जो आगे हम बात करेंगे। कहाँ होगा एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में? क्या क्या पढ़ोगे आप? लिंक रिएक्शन पढ़ोगे, TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, बात एक ही है। और ETS में ही पढ़ोगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन में आप पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुविक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन। कहाँ होगा ये? सेल में, साइटोप्लाज्म में होगा। ये आपको मेनली बैक्टीरिया में मिलता है, और ये सिंगल सेल यूकैरियोट जैसे ईस्ट में भी मिलता है। आप में भी फर्मेंटेशन हो सकता है मसल्स में, लेकिन मेनली ये हम बता रहे हैं कहाँ मिलता है ना। बाकी ये बहुत कॉमन है हायर प्लांट और एनिमल में। ये कॉमन है ईस्ट में, सिंगल सेल फंजाई हो गया ईस्ट, और प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में। तो फर्मेंटेशन दो टाइप का पढ़ोगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल एथाइल एल्कोहल के, इथेनॉल के मिलेंगे, प्लस 2 CO2 बनेगा, प्लस 2 ATP बनेगा। ठीक है, 2 CO2 निकलेगा। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे, प्लस 2 ATP बनेगा। यहाँ CO2 नहीं बनता है। 3 कार्बन इसमें आ गया तो CO2 कहाँ से निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल जब 3 कार्बन के मिल गए, यहाँ 2 कार्बन के 2 ही मॉलिक्यूल मिले थे ना, 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो बेटा हम सबसे पहले फर्मेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। पहले हम फर्मेंटेशन निपटा देते हैं, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। आप इसको लिख लीजिए। एरोबिक में पहले लिंक रिएक्शन, फिर TCA साइकिल, फिर ETS के बारे में बात करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम फर्मेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ फर्मेंटेशन का बोर्ड पे हमने लिख दिया है, और कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जो अभी हम बोल रहे हैं, आपको नोट्स में लिखना है। हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, आपको ये लिखना है खुद से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, फर्मेंटेशन जो होता है अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन,
और ये कॉमन है, कॉमन इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और ईस्ट में कॉमन है। और फर्मेंटेशन का जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय केमिस्ट्री में नाम आपने सुना होगा गे लुज़ैक, गे लुज़ैक का नाम सुना होगा। इन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन दो टाइप का है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है, ध्यान देना। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। पहले स्टेप में देखिए ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया? ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में जो बना है पायरुविक एसिड, हम उसी के फेट के बारे में ही तो बात कर रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, फर्मेंटेशन हो रहा है। तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे, तो एक एंजाइम काम करेगा पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कराएगा। इसके एक्टिवेटर हैं थायमिन पायरोफॉस्फेट, ध्यान देना, थियामिन विटामिन होता है टीपीपी, थियामिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन। तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराएगा ये एंजाइम। तो 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन होता है पायरुविक एसिड में। तो डिकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो एक CO2 निकल जाएगा, तो 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, CH3CHO। तो आप देखिए ना, अगर CH3CO COOH है, इससे CO2 निकाल दीजिए, CO2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? CH3CHO ही तो बचेगा, बाकी CO2 तो निकल गया। तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया और 2 CO2 निकल गया। 2 क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल बना था पायरुविक एसिड का। तो 3 कार्बन से 2 ही कार्बन बचा, 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है, सेकंड स्टेप में एसिटल्डिहाइड क्या करेगा? एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, ध्यान देना, एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा। ये 2 NADH2 है, 2 NADH प्लस 2H प्लस, इसको हम 2 NADH2 भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से आ गया? ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बना था ना। तो अब ये NADH2 का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है। NADH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। तो एसिटल्डिहाइड के रिडक्शन से बन जाएगा इथेनॉल, 2C2H5OH प्लस ये जो NADH2 था ये ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस बन जाएगा। तो एंजाइम है यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिंक इसका एक्टिवेटर होता है। तो ये इथेनॉल बन गया और NAD प्लस अगेन अवेलेबल फॉर ग्लाइकोलिसिस। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH2 बनाता है। तो सेल के पास NAD प्लस होगा तभी तो NADH2 बनेगा। ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए सेल के पास NAD होना चाहिए और NAD रहेगा तभी तो NADH2 बनेगा, आके पूरा स्टेप फॉलो होगा ना। तो NAD प्लस होना जरूरी है। तो इसके लिए जो NADH2 रहेगा उसको ऑक्सीडाइज कराना है NAD प्लस में, तो ग्लाइकोलिसिस में हो गया। 2 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। तो अब बताइए, जैसे जैसे ये स्टेप होता रहेगा, इथेनॉल मतलब एथाइल अल्कोहल, इथेनॉल का कंसंट्रेशन, अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। और एक बार बताएं, NCERT में देखो लिखा है, अल्कोहल का कंसंट्रेशन जब 13% हो जाता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच अबाउट 13%, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ। जैसे ही अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% के ऊपर होगा, ये जो ईस्ट है, ईस्ट का पॉइजनिंग हो जाएगा, ये खुद मर जाएगा। अल्कोहल पॉइजनस होता है ना, जहरीली शराब पीने से 10 की मौत, पेपर में पढ़ा होगा आपने। तो वही अल्कोहल से मतलब ईस्ट खुद ही मर सकता है। तो ये दूसरा स्टेप देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये 2 स्टेप में होने वाला प्रोसेस हम बता दिए। दूसरा फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें डन बाय लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। जो बैक्टीरिया नहीं होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या लैक्टाई, लैक्टाई प्लूरल है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये पायरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस के अंतिम में बना था, लास्ट में बना था, हम उसी के फेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये पायरुविक एसिड है प्लस 2 NADH प्लस 2H प्लस। ये कहाँ से आया? ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बना था, वही तो है। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह देखिए ना, दोनों जगह NADH2 रीऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, NADH2 टूटेगा और पायरुविक एसिड को रिड्यूस करेगा। एंजाइम है यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और जिंक इसका एक्टिवेटर है। यहाँ क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए प्लस
दो एटीपी सॉरी दो NAD प्लस, यही NADH2 ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस बन गया, और ये NAD प्लस अगेन अवेलेबल फॉर ग्लाइकोलिसिस के लिए फिर से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ भी अवेलेबल हुआ और यहाँ भी अवेलेबल हो गया। और ये यहाँ कोई सेकंड फर्मेंटेशन में बेटा कोई भी CO2 नहीं निकलता है। अरे यार 3 कार्बन था, 1 2 3 कार्बन था और आपको ये 3 कार्बन मिल गया, तो CO2 कहाँ से निकलेगा? जबकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन था, 1 2 ही कार्बन तो निकला था, तो 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया था, 2 ही कार्बन तो आपको यहाँ मिला था ना। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, तो ये पायरुविक एसिड बन गया। अब बेटा कभी कभी जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, और जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होता है, पर्याप्त नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो अपने मसल्स में ना लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ड्यू टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब ये जो पायरुविक एसिड है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाता है, दर्द होने लगता है मसल्स में, बहुत मसल्स में पेन होने लगता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, जब आप बाहर निकलोगे, हवा वगैरह मिलेगा आपको, एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो लैक्टिक एसिड फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, फिर से आपका मसल्स क्रैम्प ठीक हो जाएगा ना। तो विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे मसल्स में भी, मायोसाइट में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है। तो एक चीज़ ये बताइए, फर्मेंटेशन क्यों होता है? फर्मेंटेशन इसलिए होता है ताकि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बना था उसको भी किसी तरीके से ऑक्सीडाइज किया जाए, रीऑक्सीडाइज किया जाए, ताकि NAD प्लस फिर से अवेलेबल हो जाए ग्लाइकोलिसिस में। इन बोथ फर्मेंटेशन, NCERT का लाइन है, इन बोथ फर्मेंटेशंस NADH2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसको और इसको रिड्यूस कर रहा है, इसको और इसको रिड्यूस कर रहा है। इन बोथ फर्मेंटेशन रिड्यूसिंग एजेंट NADH2 रीऑक्सीडाइज्ड इन NAD प्लस, स्लोली रीऑक्सीडाइज हो रहा है NAD प्लस में, ताकि ग्लाइकोलिसिस लगातार चलता रहे। और बेटा दोनों फर्मेंटेशन में हम आपको बताएं, एक ग्लूकोज में जितना भी एनर्जी स्टोर हो रहता है, एक बार बताइए दोनों फर्मेंटेशन से हमको ना बहुत कम ATP, 2 ATP मिलता है, लगभग आप मान लो 58 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रहा है इससे, 58 मतलब 2 ATP के बराबर एनर्जी मिल रहा है। तो होता क्या है, इसका रीजन ये है कि यार एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, तो एनर्जी कहाँ से निकलेगा? तो हम आपको बताएं, NCERT का लाइन है, इन फर्मेंटेशन में ग्लूकोज में जितना भी एनर्जी रहता है उसका लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होता है, और फिर उस एनर्जी का यूज करके ATP बनाएंगे। तो 7% से भी कम एनर्जी यूज हो रहा है ATP बनाने में, तो जाहिर सी बात है ATP कम ही बनेगा ना। तो इन फर्मेंटेशन लेस देन 7% ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन ग्लूकोज रिलीज्ड एंड मोस्ट ऑफ विच आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज ATP, और केवल सिर्फ 2 ही ATP बनता है बस यहाँ पे। तो आप ये लिख लीजिए। तो फर्मेंटेशन मेनली इसलिए होता है ताकि जो NADH2 ये टूटे, ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस बन जाए, ताकि लगातार ये ग्लाइकोलिसिस चलता रहे, ग्लाइकोलिसिस में ये यूज होता रहे ना। आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अच्छा, ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन था इसमें NADH2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर का काम करता है, ये डोनर का काम करता है NADH2, और एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एसिटाल्डिहाइड जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम हटा रहे हैं ना। तो यहाँ पे बेटा हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अब हम बात करते हैं। तो आप देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है, मतलब ये किस जगह होता है, इसका साइट क्या है? इसका साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप देखिए, ये पायरुविक एसिड है, ठीक है। हम अभी बात कर रहे थे फेट ऑफ पायरुवेट के बारे में। ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम बात किए थे। अब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
माइटोकॉन्ड्रिया की बात आएगी तो समझ जाना एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो आप देखिए ये पायरुविक एसिड है, कहाँ से आया? सेल में, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है, वही बना था एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये कहाँ बना है बेटा? पायरुविक एसिड कहाँ बना है? ग्लाइकोलिसिस में कहाँ बना है? साइटोप्लाज्म के अंदर बना है। और इसको एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया, ये ट्रांसफर हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं ना। आउटर मेम्ब्रेन ये है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर ये क्रिस्टी बना रखा है, क्रिस्टी से सरफेस एरिया बढ़ गया है। और ये जो अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये मैट्रिक्स होता है। तो आप देखिए ये जो पायरुविक एसिड है ये साइटोप्लाज्म से ये आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स होता है, पोरिन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। तो ये जो पायरुविक एसिड है पोरिन्स के थ्रू कहाँ पहुँच गया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहुँच गया पायरुविक एसिड। अब मैट्रिक्स में पहुँचने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होंगे हम बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन होता है, मैट्रिक्स में ही टीसीए साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल होता है, मैट्रिक्स में ही बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये भी मैट्रिक्स के अंदर होता है। और इनर मेम्ब्रेन पे क्या क्या प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ईटीएस होगा, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा मतलब एटीपी का सिंथेसिस होगा जो इनडायरेक्टली एटीपी बनता है। तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है, हालांकि यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है बीटा ऑक्सीडेशन, ये आप नहीं पढ़ोगे, आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। तो रेस्पिरेशन में हम क्या क्या बताने वाले हैं, अब क्या क्या अभी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है? लिंक रिएक्शन, टीसीए साइकिल और ईटीएस में ही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बता देंगे। तो ये बताओ सीक्वेंस क्या है? मैट्रिक्स में क्या क्या होने वाला है? लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल होने वाला है। इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होने वाला है। तो हम बात करते हैं बेटा लिंक रिएक्शन के बारे में। लिंक रिएक्शन को ही गेटवे रिएक्शन या इसे ही ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? मैट्रिक्स के अंदर, यूकैरियोट्स मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में, मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में होगा इन बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? एरोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें बेटा, ध्यान देना, बैक्टीरिया दो टाइप का है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस होगा, फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया में टीसीए साइकिल, लिंक रिएक्शन, ईटीएस ये सब थोड़ी ना होता है। ये तो एरोबिक प्रोसेस है ना, ये एरोबिक बैक्टीरिया में होगा, एनारोबिक में नहीं होगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया में लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में। बैक्टीरिया में कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है भाई? वहाँ साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है जानते हो? ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकलना। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड अकर्स टू प्रोड्यूस लिंक मॉलिक्यूल स्टाइल कोएंजाइम ए। स्टाइल कोएंजाइम को लिंक मॉलिक्यूल बोलते हैं। 2 कार्बन है इसमें, 1 कार्बन कहाँ चला गया? पायरुविक एसिड में 3 कार्बन था, 3 कार्बन से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना, 1 कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 के फॉर्म में निकल गया ना। इट्स कॉल्ड लिंक रिएक्शन बिकॉज इट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस टू टीसीए साइकिल। ध्यान देना, ये जो लिंक रिएक्शन है ये ग्लाइकोलिसिस को टीसीए साइकिल से लिंक करता है। तो इट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस टू टीसीए साइकिल, ये ग्लाइकोलिसिस को टीसीए से जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक है। और लिंक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, पीडीएच मतलब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? ये कई सारे एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है। ध्यान देना, पीडीएच जो होता है कई सारे एंजाइम्स का ये कॉम्प्लेक्स है। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स यही एंजाइम होता है जो लिंक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो देखिए पायरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस से बना था,
ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना और ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में चला गया पोरिन के थ्रू, और मैट्रिक्स में अब देखिए, मैट्रिक्स में कोएंजाइम में ऐड होगा प्लस NAD ऐड होगा, क्या बना, एस्टाइल कोएंजाइम में बना प्लस CO2 निकला प्लस NAD जो था, NAD रिड्यूस होके NADH2 बन गया यहाँ पे NADH2, और एंजाइम था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम आयन इसका एक्टिवेटर है। इसके इस एंजाइम के 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कोफैक्टर्स है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, 5 कोफैक्टर्स हैं इसके। तो ये पायरुविक एसिड से बन गया एस्टाइल कोएंजाइम में, ये 3 कार्बन का था और ये 2 कार्बन का है, 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया। तो एक बार बताना कितने मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे ना। हाँ, लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगा, लिंक रिएक्शन ओवरऑल 2 बार चलेगा बेटा। ये जो लिंक रिएक्शन है ओवरऑल कितनी बार चलेगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे। तो आप चाहो तो यहाँ पे सबको 2-2 लिख दो, यहाँ भी 2 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 लिख दो, और 2H प्लस भी लिख दो। 2-2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे ना, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बना, तो लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलेगा। तो ये जो एस्टाइल कोएंजाइम में बना है इसका क्या होगा, ये सीधे TCA साइकिल में एंट्री कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में कूद जाएगा, यूज हो जाएगा। तो ये बताना ये कहाँ बना था, ये बना था पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस में, और ये कहाँ एंट्री मारा है, TCA साइकिल में। तो आप देखिए ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल लिंक हो गया, एस्टाइल कोएंजाइम ने लिंक कर दिया, एस्टाइल कोएंजाइम ने ग्लाइकोलिसिस को TCA साइकिल से लिंक कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं लिंक मॉलिक्यूल, और इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो एरोबिक बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं TCA साइकिल के बारे में, ठीक है। तो हमको लगता है ये आज का लेक्चर इतना पर्याप्त हो गया है। अब ये जो TCA साइकिल है, TCA साइकिल अगले क्लास में हम बात करेंगे। तो जो अगला लेक्चर होगा इसमें ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे बात करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।